नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब बढ़िया मस्त होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है ड्रॉफ्ट। आज हम ड्रॉफ्ट यानी सूखे के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछली कक्षाओं में रेनफेड एग्रीकल्चर जो हम पढ़ रहे हैं, पिछली कक्षाओं में हमने ड्राई लैंड एग्रीकल्चर या रेनफेड एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा, जानकारी ली। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो सूखा यानी ड्रॉफ्ट के बारे में होगा। तो आइए देखते हैं सूखा क्या है, ड्रॉफ्ट क्या है, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो ड्रॉफ्ट यानी सूखा। सूखा एक विशिष्ट प्रक्रिया है। क्या? सूखा एक विशिष्ट प्रक्रिया है जो लंबे समय तक वर्षा के अभाव एवं तीव्र वाष्पीकरण की प्रक्रिया से निर्मित होता है। सूखा एक ऐसी प्रक्रिया है जो लंबे समय तक बारिश नहीं होती है या फिर वाष्पीकरण तेज गति से होता है तो पानी की कमी हो जाती है। तो उसी प्रक्रिया को सूखा बोलते हैं। जब पानी की कमी हो, हमारे आवश्यकता के अनुसार पानी की प्राप्ति ना हो, तो उस कंडीशन को हम सूखा बोलते हैं। या लंबे समय तक बारिश ना हो, उस कंडीशन को हम सूखा कहते हैं। यह मृदा की नमी की वह स्थिति है जिसमें पेड़ पौधों और फसलों को पर्याप्त मात्रा में नमी या जल की प्राप्ति नहीं हो पाती और फसलें नष्ट होने लगती हैं, सूखा कहलाता है। यह मृदा नमी की वह प्रक्रिया या मृदा नमी की वह स्थिति है। मृदा जो है, मिट्टी जो है, उसकी नमी की वह स्थिति है जिसमें जब हम अपने पेड़ पौधों को लगाते हैं, हमारे पौधे जो है सरवाइव नहीं कर पाते हैं। उनको जब सही मात्रा में पानी नहीं मिल पाता है तो वो सूखने लगते हैं। उनको पर्याप्त मात्रा में जल या नमी की प्राप्ति नहीं होती है और फसलें नष्ट होती हैं। और हमारी फसलें हो गई या फिर हमारे पेड़ पौधे हो गए, वो सूखने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं। इसी प्रक्रिया को हम सूखा कहते हैं या सूखा कहलाता है। आगे हम देखते हैं सूखा यानी ड्रॉफ्ट, टाइप्स ऑफ ड्रॉफ्ट। सूखे के प्रकार, कितने प्रकार के सूखे होते हैं। जैसे कि हम अपने एग्रीकल्चर में सूखे को कई भागों में बांटा गया है। तो देखते हैं किस किस भाषाओं में सूखे को बांटा गया है या सूखे को कौन कौन से टर्म में डिवाइड करा गया, हम उसको देखते हैं। तो पहला जो हमारा है मेट्रोलॉजिकल टर्म, मौसम संबंधी सूखा। दूसरा है जो एग्रीकल्चर ड्रॉफ्ट, कृषि संबंधी सूखा। और उसके बाद जो है तीसरा हाइड्रोलॉजिकल ड्राफ्ट, चौथा जो है सोशल इकोनॉमिक ड्राफ्ट एंड पांचवा जो है वो हमारा इकोलॉजिकल ड्राफ्ट। कौन सा? इकोलॉजिकल ड्राफ्ट है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राफ्ट, सूखे का वर्गीकरण। हम सूखे का वर्गीकरण देखते हैं, सूखे कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी स्थिति होती है सूखे में। तो जो हमारा सबसे पहला है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, मेट्रोलॉजिकल ड्राफ्ट। क्या है मेट्रोलॉजिकल ड्राफ्ट? यह लंबे समय के लिए होता है। यह तब होता है जब एक क्षेत्र में सामान्य वर्षा 10% से कम हो जाती है। मेट्रोलॉजिकल ड्राफ्ट क्या है, आइए हम इसको समझते हैं, देखते हैं। तो यह जो है लंबे समय तक के लिए होता है। मेट्रोलॉजिकल ड्राफ्ट जो होता है ये लंबे समय तक के लिए होता है और यह एक क्षेत्र, किसी विशिष्ट एक क्षेत्र में सामान्य वर्षा जो है वो 10% से जब कम हो जाती है, वर्षा बिल्कुल कम होने लगती है, जो न्यूनतम उस क्षेत्र की वर्षा का प्रतिशत होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है, यानी कि 10% से भी कम हो जाता है, तो ये मेट्रोलॉजिकल ड्राफ्ट के अंतर्गत आता है। आगे जो हमारा है हाइड्रोलॉजिकल ड्राफ्ट। हाइड्रोलॉजिकल ड्राफ्ट क्या है? तो इस प्रकार के सूखे में कम पानी की आपूर्ति स्पष्ट हो जाती है। ये जो हाइड्रोलॉजिकल ड्राफ्ट है, ये जो सूखा है, इसमें कम पानी की आपूर्ति, सीधा सीधा हमें पता चल जाता है कि पानी की कमी हो रही है। खासकर ये नदी और जलाशय, भूजल स्तर में पानी की कमी आने लगती है। यह स्थिति हाइड्रोलॉजिकल ड्राफ्ट हमें कैसे पता चलता है? जब हमारी नदियों का जल स्तर सूखने लगता है, भूमिगत जल जो है वो उसका स्तर नीचे होने लगता है और जलाशयों सूखने लगते हैं, तो हमें जो ये प्रक्रिया होती है इसे बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल ड्राफ्ट। अगला जो हमारा एग्रीकल्चर ड्राफ्ट, एग्रीकल्चर यानी कृषि सूखा। कृषि भी क्रॉप सीजन में, ये एग्रीकल्चर ड्राफ्ट क्या है आइए देखते हैं इसको। तो ये किसी भी क्रॉप सीजन में जल एवं नमी की कमी के कारण, किसी भी क्रॉप सीजन में यानी कोई फसल हम उगा रहे हैं, उस सीजन में नमी या फिर जल की जब कमी हो जाती है और पौधे अपना जीवन चक्र पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं, या फिर उस स्थिति को एग्रीकल्चरल ड्राफ्ट कहते हैं। एग्रीकल्चरल ड्राफ्ट का मतलब ये हुआ कि जो हमारे पौधे हैं, जब उनमें नमी या फिर पानी की मात्रा उनको बिल्कुल नहीं मिलती है, वो सूखने लगते हैं, तो जो वो स्थिति होती है वो एग्रीकल्चरल ड्राफ्ट कहलाती है, एग्रीकल्चर ड्राफ्ट कहलाती है। एक और अब सूखा आगे देखते हैं, आगे सूखा का क्या प्रकार है। तो अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट,
पौधों के जीवन चक्र के हिसाब से हम सूखे के बारे में देखते हैं कि जो पौधे की लाइफ साइकिल होती है, उनका जो जीवन चक्र होता है, उसमें किन किन चरणों में सूखे के किन कौन कौन से चरण होते हैं जिनमें पौधों को उन चरणों से होके गुजरना पड़ता है। तो पहला है अर्ली स्टेज ड्राफ्ट। कौन सा? अर्ली स्टेज ड्राफ्ट, यानी कि जब हमारे पौधे अर्ली स्टेज में होते हैं, उनको पानी की आवश्यकता होती है, उसी समय जो सूखा पड़ जाता है या फिर मृदा में नमी की कमी हो जाती है, फिर पानी की कमी हो जाती है, तो अर्ली स्टेज। वही मिड सीजन ड्रॉप की बात करें तो मिड सीजन ड्रॉप जैसे कि एक वर्षा हुई, हमने फसल को लगाया, उसके बाद एक वर्षा हुई, उसके बाद लॉन्ग गैप हो गया दूसरी वर्षा होने में, तो ये मिड सीजन ड्राफ्ट के अंतर्गत आएगा। अगला जो हमारा लेट स्टेज ड्राफ्ट, क्या? लेट स्टेज ड्राफ्ट। तो ये जो सूखा है लेट स्टेज ड्राफ्ट, पौधों के जीवन चक्र के हिसाब से, लाइफ साइकिल के हिसाब से हम देखें तो ये जो सूखा है ये जैसे कि हमारे पौधों को, जब पौधे ग्रो हो जाते हैं, पकने की अवस्था में बढ़ते हैं, तो एकदम बारिश शुरू से अंत तक नहीं होती, एकदम लास्ट के स्टेज में जब होते हैं पौधे उस टाइम, तो वो लेट स्टेज ड्रॉप कहलाता है। अगला जो है परमानेंट ड्रॉप। ये परमानेंट ड्रॉप मतलब समझते हैं कि लंबे समय तक सूखे की स्थिति बनी रहे, इस स्थिति को परमानेंट ड्रॉप कहते हैं, परमानेंट सूखा कहते हैं। और जो आगे है, आगे हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू ड्रॉप्ड कैरेक्टर्स, यानी कि सूखे के क्या कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे सॉयल ड्रॉप्ड, कौन सा ड्रॉप? एक तो सॉयल ड्रॉप होता है जो हम पढ़ेंगे। लंबे समय तक अपर्याप्त श्वसन के कारण क्रॉप के रूट जोन में पानी की कमी हो जाती है, जिससे प्लांट में विल्टिंग होने लगती है, इससे सॉयल ड्रॉप्ट कहते हैं। सॉयल ड्रॉप्ट क्या है? सॉयल ड्रॉप्ट ऐसी प्रक्रिया है, या सॉयल ड्रॉप्ट वो स्थिति है जिसमें पौधों को लंबे समय तक नमी नहीं मिलती। नमी, जब नमी नहीं होगी पौधों में, मिट्टी में नमी नहीं होगी, तो उनको श्वसन करने में परेशानी होगी, श्वसन पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाएगा। उसके बाद उनके जो रूट जोन है, रूट जोन पौधों के यानी क्रॉप के जो हमारे रूट जोन है, उनमें प्लांट विल्टिंग होने लगता है। प्लांट विल्टिंग का मतलब होता है कि वह स्थिति जिसमें पौधे मुरझाना शुरू हो जाते हैं, और जब उनको नमी या फिर ऑक्सीजन श्वसन बिल्कुल नहीं हो पाता है, तो इसे कहते हैं ड्रॉप्ड, सॉयल ड्रॉप्ट कहते हैं। कौन सी स्थिति होती है? सॉयल ड्रॉप्ट होती है। आगे देखेंगे, जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी अत्यंत कम हो जाती है तथा टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे ट्रांसपरेशन एवं इपोरेशन बढ़ जाता है, जिससे सॉयल वाटर लॉस होता है और जो सूखा उत्पन्न होता है उसे एटमॉस्फेरिक ड्रॉफ्ट कहते हैं। एटमॉस्फेरिक ड्रॉफ्ट क्या होता है? तो वो स्थिति होती है, एटमॉस्फेरिक वह स्थिति होती है जिसमें पौधों को, जिसमें ह्यूमिडिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, अत्यंत कम हो जाती है ह्यूमिडिटी, और टेम्परेचर, जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है, जो हमारे वायुमंडल का टेम्परेचर होता है काफ़ी बढ़ जाता है। फिर उसके बाद ट्रांसपायरेशन एवं इपोरेशन बढ़ जाता है, वाष्पीकरण बढ़ जाता है, और सॉयल में जो मिट्टी होती है, मिट्टी में वाटर का लॉस होता है, जो मृदा में नमी होती है वो बिल्कुल से एकदम ख़त्म होती जाती है। तो ये स्थिति जो होती है सूखे की, ये एटमॉस्फेरिक ड्रॉफ्ट कहलाता है। कौन सा? एटमॉस्फेरिक। अचानक से, जैसे कि गर्मियों के मौसम में हम देखते हैं, पानी डालते हैं मिट्टी में, पौधों को पानी देते हैं, वो थोड़े समय बाद पता ही नहीं चलता, नमी गायब हो जाती है। तो वो उस स्थिति को एक तरह से एटमॉस्फेरिक ड्रॉप भी हम कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि जल्दी से टेम्परेचर बढ़ता है और फिर वाष्पीकरण तेज़ी से होने लगता है, तो वो प्रक्रिया एटमॉस्फेरिक ड्रॉप कहलाता है। इम्पॉर्टेंट कॉजेज ऑफ एग्रीकल्चर ड्रॉप। एग्रीकल्चर ड्रॉप के कौन कौन से कारक हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो पहला, पानी का कम गिरना। जब वर्षा कम होगी तो ये जो इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ हैं एग्रीकल्चर ड्रॉप के, उसका पहला फैक्ट है वर्षा का कम होना, असमानता वितरण वर्षा, ठीक है, वर्षा का कम ज़्यादा या फिर कहीं कहीं होना, मानसून का लेट आना। जो मानसून होती है, बारिश का समय होता है, वो अपनी जो नियमित स्थिति होती है, जिस महीने में शुरुआत होती है, ना आके काफ़ी लेट होना, तो वो भी एक फैक्टर है। और मानसून का जल्द चले जाना, मानसून का जो समय होता है, मानसून अपने समय से पहले ही चला जाए, फिर बारिश बंद हो जाए, वो स्थिति भी जिम्मेदार है। और लैक ऑफ प्रॉपर सॉयल एंड क्रॉप मैनेजमेंट, लॉन्ग ड्राई स्पेल एंड इन द मानसून, और
अगला है जो इफेक्ट ऑफ ड्रॉप ऑन क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन पे सूखे का क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसमें देखते हैं वाटर रिलेशन, फोटोसिंथेसिस, रिस्पिरेशन, न्यूट्रिएंट, यील्ड, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन एंड ग्रेन एंड ग्रोथ, और मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। ये जो होते हैं, ये कॉजेज जो होते हैं, ये क्रॉप प्रोडक्शन में जो ड्राफ्ट ऑन क्रॉप प्रोडक्शन, ये स्थिति होती है सूखे की, वो पौधों में बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है हमारी फसल उत्पादन यानी यील्ड में बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है फसल को यील्ड में। और ये जो वाटर रिलेशन, फोटोसिंथेसिस में भी जब सूखा पड़ता है तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया भी बाधित होती है। वहीं रिस्पिरेशन की बात करें, न्यूट्रिएंट भी नहीं मिलता है, यील्ड उत्पादन भी घट जाता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी रुक जाता है पौधों का, और रिस्पिरेशन एंड ग्रेन ग्रोथ भी नहीं हो पाती है, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन भी प्रभावित होता है। प्रॉब्लम एंड प्रोस्पेक्टर ऑफ द रेनफील्ड एग्रीकल्चर इन इंडिया। भारत में कौन से प्रोस्पेक्टस और रेनफील्ड एग्रीकल्चर जो प्रॉब्लम्स हैं एग्रीकल्चर्स की क्या क्या हैं, तो वो देखते हैं। फसल उत्पादन में विभिन्न प्रकार की बाधाएं हैं जो निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। भारत की बात करें तो भारत में फसल उत्पादन की निम्नलिखित बाधाएं हैं या निम्नलिखित बाधाओं का सामना करना पड़ता है भारत में फसल उत्पादन के लिए। तो जैसे कि वर्षा की अपर्याप्त और असमानता वितरण। क्या है? वर्षा की अपर्याप्त और असमान वितरण। वर्षा परिवर्तनशील होती है जिससे कि फसलों की अनिश्चित पैदावार होती है। जो वर्षा होती है परिवर्तनशील होती है वर्षा, और जिसमें फसलों की अनिश्चित पैदावार होती है। कभी वर्षा टाइम पे हो गई, फसलों को सही टाइम पे पानी मिल गया तो फसलों की पैदावार बढ़ जाएगी। वही जो है अगर पानी सही टाइम पे वर्षा नहीं हुई, पौधों को पानी नहीं मिला तो उत्पादन क्षमता भी घट जाती है। फसल अवधि के दौरान वर्षा का वितरण असमान होता है तथा फसल में इसकी आवश्यकता होने पर इसकी कमी हो जाती है। जब हमारे फसल को पानी की आवश्यकता होती है तो पानी मिलता नहीं, जब नहीं होती है तो मिलता है। तो ये अपर्याप्त वर्षा या फिर असमान वितरण एक फैक्टर्स है। आगे है कम पानी की आवश्यकता वाली फसलों की खेती और लघु अवधि की फसलें उगाई जाने वाली। जीवन रक्षक इकाई उपलब्ध कराना, ठीक है, जीवन रक्षक इकाई उपलब्ध कराना। अब आते जो नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग गैप रेनफॉल। वर्षा में लंबी दूरी। वर्षा में लंबी दूरी का क्या मतलब है कि जैसे वर्षा एक महीने में हुई, उसके बाद स्टार्टिंग के पॉइंट जब हम फसल को लगाते हैं उस टाइम हमारी वर्षा हुई, उसके बाद फिर लंबे ड्यूरेशन के बाद फिर वर्षा हुई, तो ये जैसे कि लॉन्ग गैप इन रेनफॉल। वर्षा में लंबी दूरी। अधिक प्रोडक्शन प्राप्त करने के लिए बीज दर में वृद्धि। अब इस स्थिति बचने के लिए हम क्या करते हैं, तो अधिक प्रोडक्शन प्राप्त करने के लिए हम अधिक बीज दर को अधिक डालते हैं। यूरिया के घोल का छिड़काव करते हैं। महत्वपूर्ण विकास चरणों में जीवन रक्षक सिंचाई प्रदान करते हैं। जब हमारे पौधों को बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है तो उस समय हम पानी महत्वपूर्ण जो चरण होते हैं, क्रिटिकल स्टेज होते हैं, उनमें पानी पौधों को देते हैं कृत्रिम रूप से। और निराई गुड़ाई का कार्य। अगला जो है मानसून की देरी से शुरुआत। जो मानसून होती है उसकी मानसून का देरी से शुरुआत होना भी, मानसून का देरी से आना भी एक ऐसा फैक्टर है जो हमारे इंडिया में एक प्रॉब्लम्स आती है हमारे कृषि करने में। तो मानसून की देर में शुरुआत होने के कारण फसलों की बुआई में देरी होती है। जब मानसून टाइम से नहीं आता है तो हमारी फसलों में क्या होता है कि जब मानसून देरी से आएगा, टाइम से नहीं आएगा, तो हमारे खेतों में नमी नहीं रहेगी। तो जब हमारी बुआई में काफ़ी लेट होगा, क्योंकि जब मृदा में नमी होगी तभी हम फसलों की अपने बीज की बुआई करते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है, फसलों की बुआई में देरी होना, जिससे पैदावार भी ख़राब होती है। जब फसल देरी से बुआई करेंगे फसल की तो वो हमारे पैदावार काफ़ी प्रभावित होगी। अब आगे इसमें जो कॉजेज़ हैं, आगे जो फैक्टर्स हैं, इसके हम देखते हैं कि वैकल्पिक फसल की किस्में, कुछ वैकल्पिक फसलों की किस्मों को उगाना चाहिए, या फिर हमें सूखी बुआई पूर्व बीज भिगाकर उपचार करना, पूर्व खरपतवार नियंत्रण करना, अनाज के स्थान पर दलहनी या तिलहनी फसलों का उत्पादन करना। इस स्थिति के लिए सबसे उपयुक्त फसल सूरजमुखी है। जैसे जब ये स्थिति बने तो उस स्थिति में हमें सूरजमुखी की फसल सबसे अच्छी होती है उगाने के लिए। मानसून की शुरुआत, कल्टीवेट पर्ल मिलेट सीजन, ठीक है। मानसून की शुरुआत में जो है कल्टीवेट पर्ल मिलेट की खेती कर सकते हैं।
बारिश की समाप्ति जल्दी होना, जो बारिश जल्दी चले जाना, बारिश की समाप्ति होना, तो ये मौसम में बारिश कभी कभार बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बारिश आती है, बहुत जल्दी मानसून आता है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, उसके बाद फिर ऐसी सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, वही है जल्दी समाप्त हो जाना, जिससे फसल परिपक्वता के चरणों में सूख जाती है, जिससे फसल की पैदावार कम हो जाती है। बारिश हुई, मानसून आया, फिर मानसून फसल परिपक्व होने के पहले पहले ही, या जो क्रिटिकल स्टेज होते हैं उससे पहले पहले ही मानसून अपने समय से पहले ही वापस हो जाना मानसून का, ये हमारी फसल की परिपक्वता यानी वृद्धि, पैदावार सबको प्रभावित करता है। अब इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, तो छोटी अवधि वालों किस्मों का चयन करना है, ऐसी फसलों का चयन करना है जो कम समय में अपना जीवन चक्र पूरा कर लें। मल्च का प्रयोग करना है, मल्चिंग करनी है, जब मृदा की नमी को बचाए रखने के लिए मल्चिंग प्रक्रिया करते हैं। जीवन रक्षक सिंचाई लागू करना, जो क्रिटिकल स्टेज होते हैं फसलों की उस पे जो है सिंचाई देना। और पौधों की जनसंख्या में कमी करना, जो पौधे हैं उनको कम उसमें लगाना, उनकी जनसंख्या में कमी करना। लंबे समय तक सूखे की अवधि, जब लंबे समय की सूखे की अवधि होती है या फिर क्या होता है, फसल की पैदावार के दौरान लंबे समय तक सूखा रहने पर ये सूखे के कारण फसल में वृद्धि और उपज को कम कर देता है। और जब लंबे समय तक सूखे की स्थिति होती है तो हमारी फसल काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है, हमारी फसल की वृद्धि और उपज दोनों में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव होता है, जो कम कर देती है, फसल की वृद्धि और उपज दोनों कम हो जाते हैं। अगला जो है लो मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी, कम नमी प्रतिधारण क्षमता। लाल मिट्टी पर उगाई जाने वाली फसलें मोटी बनावट वाली मिट्टी में नमी के कारण लंबे समय तक शुष्क रहने में सक्षम रहती हैं। जब जहाँ पे कम नमी प्रतिधारण क्षमता होती है, तो अब बात करें तो लाल मिट्टी पर उगाई जाने वाली जो फसलें होती हैं, मोटी बनावट वाली मिट्टी, जो मोटी मिट्टी होती हैं, मोटी फसलें होती हैं, मिट्टी की नमी के कारण लंबे समय तक शुष्क रहने वाली क्षमता, शुष्क रहने की उसमें जो मिट्टी होती है शुष्क रहती है, उनमें क्षमता होती है शुष्क। लो फर्टिलिटी ऑफ सॉयल, मृदा में कम उर्वरता, लो फर्टिलिटी ऑफ सॉयल यानी कि मृदा में कम उर्वरता। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके सॉयल की फर्टिलिटी बढ़ाया जा सकता है। जो हमारी मृदा होती है उसमें मिट्टी में रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करके उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाया जा सकता है, ताकि हमारी जो फसल है उनको सही मात्रा में न्यूट्रिएंट मिल सके, वो अपने टाइम से ग्रोथ कर सके, उनमें ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके और उत्पादन और उपज अच्छा प्राप्त हो सके। वहीं बात करेंगे प्रॉस्पेक्टस ऑफ रेनफेल्ड इन इंडिया, तो एक जो इसमें है अगला नेक्स्ट है टर्म मिक्सड फार्मिंग। क्या है मिक्सड फार्मिंग? मिक्सड फार्मिंग से एक स्मॉल लैंड होल्डिंग द्वारा विभिन्न विधियों जैसे पोल्ट्री, डेयरी, क्रॉप प्रोडक्शन आदि एक साथ किया जा सकता है। और वर्षा रेन वाटर को कंजर्व करके उसमें मछली पालन और इरिगेशन करना। मिक्सड फार्मिंग के अंतर्गत जैसे कि हम जानते हैं, मिक्सड फार्मिंग में खेती के साथ साथ पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, तो ये सारी चीज़ें एक साथ करना उससे रिलेटेड। तो जैसे कि वर्षा का पानी हम खेती भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ पशुपालन भी कर रहे हैं और उसके बाद मुर्गी पालन भी कर रहे हैं, और वर्षा के जल को संरक्षित करके हम मछली पालन भी कर रहे हैं और उस जल से खेती भी कर रहे हैं। तो ये मिक्सड फार्मिंग, उससे खेती भी, वर्षा के जल को संरक्षित करके मछली पालन और खेती भी किया जा सकता है। अगला क्रॉप रिड्यूस का यूज़ एनिमल फूड करके एनिमल फूड में मिल्क प्रोडक्शन में किया जाता है। जो क्रॉप्स होती हैं, जो हमारी फसलें होती हैं, जो उनके तने होते हैं, उनसे प्राप्त जो चारे होते हैं, उसको हम पशुओं को दे के, पशुओं के खाने के रूप में दे के अपना मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते हैं। विंटर सीजन के लार्ज बार्नियल एरिया में वीट एंड बार्ले क्रॉप एंड रेप सीड, चिक पी एंड मस्टर्ड का मिक्सड फार्मिंग की जा सकती है। जहाँ पे विंटर सीजन में जो है हम वीट का, बार्ले का और रेप सीड एंड चिकन पी और मस्टर्ड का मिक्सड फार्मिंग कर सकते हैं। वहीं समर सीजन में हम देखते हैं, समर सीजन में मेज और सोरघम का मिक्सड फार्मिंग कर सकते हैं, उगाना चाहिए। मेज एंड मक्का और बाजरे को एक साथ उगा सकते हैं। मोनोक्रॉपिंग, ये मोनोक्रॉपिंग क्या है? तो रेन फेड एरिया में मोनोक्रॉपिंग सिस्टम, जैसे कि वीट फॉलो, सोरघम, वीट के बाद फिर सोरघम, यानी कि एक फसल के बाद एक फसल, मोनोक्रॉपिंग, एक फसल लेने के बाद
फिर दूसरी फसल, फिर उसके पहले वाली सेम जो फसल है, जैसे कि गेहूँ को लगाया, उसके बाद हमने सोरगम की फसल ली, फिर उसके बाद गेहूँ, फिर उसके बाद सोरगम, मोनोक्रॉपिंग। और आगे देखते हैं तो सोरगम में यूज वाटर इफिशियंसी एंड ड्रॉप टॉलरेंट अधिक होता है। जो सोरगम होता है इसमें सूखा सहन क्षमता बहुत अधिक होती है, और अगर ये जो है इसमें पानी धारण क्षमता कम होती है। अगर अधिक पानी हो जाता है तब भी इसके लिए नुकसानदायक है, और ये सूखा टॉलरेंट होता है, ये सूखे की सहनशील क्षमता सबसे अधिक होती है। और ये जो बारले है, बारले लो वाटर रिक्वायरमेंट होता है। बारले की फसल जो होती है बाजरे की, इसमें लो वाटर रिक्वायरमेंट होता है, इसको पानी की बिल्कुल का आवश्यकता नहीं होती, बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। इसको एक बार मिल जाए या फिर वर्षा के पानी से देखते हैं, जैसे कि ये बारले हो गया, बाजरा हो गया, आपका सोरगम हो गया, ये सब जो है जहाँ पे वर्षा नहीं होती है, उन क्षेत्रों में जहाँ पे मृदा में वाटर कैपेसिटी कम होती है, तो उन सब क्षेत्रों में ये फसल आसानी से उगाई जा सकती है। इन फसलों को उगाया जाता है। वहीं आगे देखते हैं क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज़ को हमें ऐसी वेराइटियों का यूज़ करना चाहिए जो रेन फेड एरिया में जो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप लगाना, यानी रेन फेड एरिया में हमें शॉर्ट ड्यूरेशन वाली फसलों, वे फसलें जो जल्दी से ग्रो हो सके, कम समय में अपना लाइफ साइकिल पूरा कर लें, वो शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज़ होती हैं। अगला जो है ड्रॉप टॉलरेंट वेराइटी, ऐसी वेराइटियों का चूज़ करना चाहिए या चयन करना चाहिए ऐसी वेराइटियों का कि जो जिनको पानी की आवश्यकता कम हो, जो सूखे के प्रति सहनशील हो, ऐसी वेराइटी या प्रजातियों का हमें चयन करना चाहिए। तो आई होप ये क्लास आप सबको पसंद आई होगी, और फिर मिलते हैं एक नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।